हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मनवा का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उससे पहले देख लो। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें जेसर और अरियानी दिखाई जाती है जो आराम से एक बगीचे में घूम रहे होते हैं, और जो जेसर होता है वो अरियानी को घूर रहा होता है। फिर जेसर बोलता है, क्या तुमने घाटी की उन फूलों को देखा? वो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। क्या तुम जानते हो वो बहुत ज्यादा झुके हुए हैं और वो हमेशा सिर्फ मेरे लिए ही खिलते हैं। फिर अरियानी उसकी बातें सुनकर हंसती है और उसका नाम लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अरियानी होती है वो अभी भी कैद होती है और वो बोलती है तो मैं बस सपना देख रही थी। और वो फिर बोलती है आज जरूर जेसर का राज्याभिषेक है। वो लोग वो गाना बजा रहे हैं जो मैंने चूज किया था और उस समारोह में भाग लेना जिसकी मैंने योजना बनाई थी। मैंने ये सब कुछ जेसर के लिए किया था और किसी के लिए नहीं। और जब वो क्राउन पहनने जा रहा होगा तब उसके साइड में मुझे खड़ा होना चाहिए था। घाटी का एक लिली जंगल में पनप सकता है पर इसे ग्रीन हाउस में खिलने वाले उन गुलाबों की तरह सराहना नहीं दिया जाता। तभी वो किसी को दिखती है, तभी उसे उसके सामने एक सुंदर सी लड़की दिखती है और वो बोलती है कि तो तुम उठ गई मेरी प्यारी बहन। उसे देखकर जो अरियानी होती है वो बोलती इजाबेला को अपने सामने से खड़े हुए देखकर जो अरियानी होती है वो बोलती है, इजाबेला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी ये बात सुनकर इजाबेला स्माइल करती है और उसकी उस स्माइल को देखकर अरियानी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर जो अरियानी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है, इजाबेला तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? फिर इजाबेला उदास होते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुमने जो मेरे पति के साथ ये सब कुछ किया उसकी तुम्हें उल्लास करनी चाहिए। इजाबेला की ये बातें सुनकर जो अरियानी होती है वो घबरा जाती है और वो बोलती है मैंने अल्फांसो के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। अरियानी के मुंह से अल्फांसो की बातें सुनकर जो इजाबेला होती है वो बोलती है, अल्फांसो ओ मेरे भगवान, मैं तो जेसर के बारे में बोल रही थी, तुम पागल लड़की। उसकी ये बातें सुनकर जो अरियानी होती है वो बोलती है क्या? फिर वो बोलती है क्या ये स्पष्ट नहीं है कि जेसर देश के सबसे सुंदर और महान महिला के साथ संबंधित है? मेरे अलावा कौन इतनी अच्छी है जो जेसर के पास खड़ी हो सके? फिर वो अरियानी के पास जाते हुए बोलती है, ये अच्छे से दिख रहा है कि तुम रानी के स्थान पर मेरी जगह को हड़पना चाहती हो। अगर तुम में मर्यादा की सोच होती तो तुम कब की अपनी सगाई तोड़ चुकी होती। तुम्हारे वजह से मेरा नाम कीचड़ में घसीटा गया। इतना ही नहीं और उच्च समाज के लोग भी मुझे विधवा की तरह और कुछ नहीं समझते। किसने अपनी इनोसेंस को खो दिया और किसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। तुम इसे चुकाने के लिए क्या करोगी मेरी बहन? अरियानी बोलती है कि यह बात तुम्हें इतना गुस्सा दिलाता है। फिर अरियानी चिल्लाते हुए बोलती है, पर तुम्हारे पति अल्फांसो का क्या? वो तुमसे कितना प्यार करता था और उसके दिल में सिर्फ तुम थी। फिर इजाबेला बोलती है, पर इसी तरह तो जितने भी मर्द हैं वो मुझसे व्यवहार करते हैं। अगर मैं हर उस आदमी को उसी तरह जवाब दूं जिसने मुझे पहले प्यार किया है तो मैं एक वेश्या ही क्यों ना बन जाऊं और सबको अपना प्यार दूं जो इसे चाहता है। फिर अरियानी बोलती है, क्या तुम जेसर से प्यार करती थी? अगर ऐसा है तो क्यों तुमने पहले ही उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था? वो तुम ही हो जिसने तुम्हारी जगह मुझे जेसर को दे दिया था। अब तुम उसको मुझसे छीन क्यों रहे हो? उसे सुनकर इजाबेला कुछ समय के लिए चुप रहती है और वो बोलती है कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। फिर वो अरियानी की तरफ बढ़ती है और बोलती है, उस समय जेसर बस एक छोटा सा व्यक्ति था, एक रखेल का बेटा और कुछ नहीं। और जैसा कि तुम देख सकती हो उस समय से आज तक चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। आज के इस सेरेमनी के बाद जो जेसर है वो असली का राजा बन जाएगा और जो उसे शादी करेगी वो इस साम्राज्य की नई रानी बनेगी। और मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा कि ये बहुत लज्जा की बात है जो अल्फांसो मारा गया, पर वो मुझे इस धरती का सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला नहीं बना पाया। उसकी ये असफलता ही थी जिसने उसको मार दिया। उसकी ये बातें सुनकर जो अरियानी होती है वो बोलती है, क्या? फिर इजाबेला अरियानी की तरफ झुकते हुए बोलती है,
क्या तुमने सुना नहीं? मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरे धरती का सबसे ज्यादा ऊंची पद वाली लेडी बनूं। और जैसे चाहता है कि वो मुझे अपनी क्वीन बनाए, और उसने मेरे मूल्य के बराबर कीमत चुकाई है, और उसने वो हक पा लिया है जिससे वो मुझे पा सकता है। उसकी ये बात सुनकर अरियानी नीचे गिर जाती है और बोलती है, जेसन, वो मेरे लिए सब कुछ था। नहीं, वो मेरे लिए मेरे खुद के जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान था। पर तुम तो जेसन से प्यार ही नहीं करती। तुम्हें तो बस प्रतिष्ठा और शक्ति चाहिए। इसके लिए तुमने हम दोनों के अंदर ये दरार पैदा किया है। फिर इजाबेला बोलती है, क्या ये वो है जो तुम सोचती हो? तभी वहाँ पर बहुत जोर से हवा आने लगती है और जो इजाबेला होती है वो बहुत जोर से हंसने लगती है। फिर वो अपनी हंसी रोकते हुए बोलती है, तो तुम तो गलत भी नहीं हो, क्योंकि वो टाइटल और वो शक्ति ही है जो मैं चाहती हूँ। पर वो जेसन ही था जिसने मुझे ये प्रस्ताव दिया। उसने ये बोला कि मैं उसके दिल को छोड़कर कभी भी नहीं गई हूँ, और उसने ये तक भी बोला कि जब वो तुम्हें अपने बाहों में पकड़ा हुआ हो तब भी वो मेरे बारे में ही सोचता था। उसकी ये बातें सुनकर जो अरियानी होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी होती है। उसके बाद इजाबेला आगे बोलती है कि जेसन ने तो ये भी कहा था कि तुम्हारे जो सोल्जर्स हैं ना वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो एक आदमी को अपने बाहों में पकड़ा हुआ हो, और उसको तुम्हारे ये बाल भी पसंद नहीं थे। उसने ये बोला कि तुम्हारे जो बाल हैं वो कौवे की तरह काले हैं जो हमेशा पड़े रहते हैं, और उसने ये बोला कि तुम्हारा जो ब्रेस्ट है ना वो एक गाय की तरह भारी और भद्दा है। और दूसरी ओर उसने मेरे बारे में ये बोला कि मैं इतनी सुंदर और नाजुक हूँ कि वो मुझे अपनी बाहों में सुरक्षित रखना चाहता है, और उसे मेरे सुनहरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि इससे उसे एक परी की याद आती थी। मेरी बेचारी बहन, क्या आज तक तुम्हें किसी ने इतनी नजाकत से चाहा है? उसकी वो बातें सुनकर जो अरियानी होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अंदर से पूरा टूट जाती है। उसे जितने भी फ्लैशबैक होते हैं जेसन के साथ वो सब कुछ एक एक करके याद आ रहे होते हैं। फिर इजाबेला स्माइल करती है और बोलती है, तुमने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया एक व्यक्ति के लिए। तुमने उसके लिए वो सब कुछ खो दिया, और इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है ना कि तुम्हें उसके बदले में कुछ मिलेगा। और ये तुम्हारे लिए एक आखिरी एडवाइस है। जब पुरुष होते हैं ना वो विश्वास के लायक नहीं होते और उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर वो आगे बोलती है, महिलाओं के रूप में हमारा जो भाग्य है अपने मूल्यों को बढ़ाना है ताकि हम अपने जीवन को एक मूल्यवान चीज के लिए बदल सके। अरियानी नीचे गिर जाती है और बोलती है, नहीं जेसन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी ये हालत देखकर इजाबेला कुछ समय के लिए चुप रहती है और वो पीछे मुड़ते हुए बोलती है, अब चलते हैं, शायद तुम्हारा प्यारा जेसन मेरे लिए तरस रहा होगा। फिर वो रुकते हुए बोलती है, पर एक समय ऐसा आएगा जब वो मुझसे भी बोर हो जाएगा और मैं तुम्हारी निष्ठापूर्ण 14 साल की मेहनत के लिए तुम्हें हमेशा के लिए याद रखूंगी। अरियानी उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है और मैं इससे डरी हुई हूँ कि आखिर में मुझे सब कुछ छोड़ना ना पड़े, तो इसलिए मेरी प्यारी बहन। फिर वो किसी से बोलती है, तो इसे आराम से और बिना दर्द से करो। तभी पीछे से कोई तलवार से अरियानी के ऊपर हमला करता है। फिर इजाबेला बोलती है, मैं मेरी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो तलवार अरियानी के बॉडी के आर पार हो चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अरियानी के बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और वह अपने मन में बोलती है, ये अन्याय है। क्यों मेरे वो सारे सैक्रिफाइस उसके प्यार को पाने के लिए पूरा नहीं था? ये सब कुछ इतना गलत क्यों हो रहा है? मुझे अलग क्या करना चाहिए था? अगर मैं वक्त में फिर से पीछे जा पाती, अगर मैं फिर से टाइम को पीछे ले जाती। फिर हमें गॉड ऑफ जस्टिस को दिखाया जाता है जो बोलती है, गोल्डन रूल, तुमने जो भी कुकर्म किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा और तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हारे अच्छे कामों के लिए। फिर अरियानी बोलती है, यही वो दुनिया है जो मैं चाहती थी और चीजें इसी तरह होना चाहिए था।
तो ये क्यों है? मैंने कुछ भी नहीं पाया मेरे सैक्रिफाइस के बदले। फिर गॉड ऑफ जस्टिस बोलती है, क्या तुम अपने आप को सक्षम मानते हो? अरियानी बोलती है, सक्षम किसके लिए? गॉड बोलती है, तुम्हारे जिंदगी जीने के लिए, गोल्डन रूल के हिसाब से। फिर अरियानी बोलती है, बिल्कुल मैं हूँ, मैं वो सब कुछ करूँगी जो इसके लिए चाहिए। फिर अरियानी का ब्लड कहीं पर तो इकट्ठा हो रहा था और तभी जो अरियानी होती है उसकी आंखें खुल जाती है। फिर वो बोलती है, हाँ ये तो मेरे बचपन के घर जैसा दिख रहा है। फिर वो अपने हाथ को देखती है जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो बोलती है, मेरे हाथ इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं? फिर वो जहाँ पर बैठी होती है वहाँ से नीचे उतरती है और वो अपने आप को आईने में देखती है और बोलती है, रुको, क्या ये तब की मैं हूँ जब मैं छोटी थी? फिर वो घबराते हुए बोलती है, क्या मैं फिर से टाइम में पीछे आ गई? फिर वो अपने गालों पे हाथ लगाते हुए बोलती है, ये क्या है? और वो बोलती है कि मैंने अपने गालों के नीचे ये तिल कभी नहीं देखा। तभी एक नीचे से बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए बोलती है, अरियानी तुम बस एक नौकरानी हो अपनी माँ की तरह। तुम एक नोबल वुमन की तरह अपनी तारीफ करना बंद करो। अरियानी को उस औरत के बातों पे तो ध्यान ही नहीं होता। वो अपने मन में बोलती है, अगर सच में मैं फिर से टाइम में पीछे आ गई तो इस बार मैं अपनी आप की रक्षा करूंगी और किसी को भी अपनी एडवांटेज नहीं लेने दूंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट 3 से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।